वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। साथ में आगे देखेंगे मास और वेट फॉर एनी ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है, उसी में मॉडिफिकेशन करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल के बारे में आपने ऑलरेडी समझ लिया है इससे पीछे वाले लेक्चर में। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट या इसको आप ये भी लिख सकते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी या इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉल के बारे में पिछले लेक्चर में आपने समझ लिया है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली अर्थ सरफेस के नियर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ खींची हुई चली जाती है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको ग्रेविटी भी आप कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने मोशन चैप्टर में देखा था, जहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए एक पर्टिकुलर शर्त आपने रखा था। वो ये था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा बल्कि कांस्टेंट रहेगा। तो आपने तीन अलग अलग सिचुएशन देखे थे जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसके डिस्टेंस को और टाइम को आपने रिलेट किया था। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका? वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी। और ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि एक्सेलरेशन को आपको यूनिफॉर्म रखना है, तभी ये इक्वेशंस वैलिड होंगे। आप मोशन के उस लेक्चर को जाके अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ ये क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट या इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब ये सिचुएशन एक हॉरिजेंटल लाइन पर नहीं चलकर कैसा सिचुएशन हो जाएगा? मान लीजिए ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर सरफेस पर या तो ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है या नीचे की तरफ रिलीज किया जा रहा है। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, और अगर यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। नियर द अर्थ सरफेस लेने का एक खास कारण ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रखना है हमें। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है
कि रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर्स। नाउ अगर 6400 किलोमीटर में थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हाइट ऐड कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा बट बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो वैसी हालत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट है नियर द अर्थ सरफेस। नाउ अब जब ये आपने एक बार मान लिया, क्या है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मान लिया आपने इसको? आपने इसको यूनिफॉर्म मान लिया है, कोई चेंजिंग टाइम के साथ इसमें नहीं आ रही है। अब इन सारे इक्वेशंस को आपको मॉडिफाई करना है। जहाँ पर आप मोशन जब सिंपल केस लेते थे, जब ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते थे, तो एक्सेलरेशन को नोटेट करते थे स्मॉल लेटर a से। अब आप जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको स्मॉलर g लेटर का यूज़ करना है। नाउ सारे a को रिप्लेस कर दीजिए g से, तो आपका इक्वेशन कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। आपने एक चीज़ और किया है, नियर द अर्थ सरफेस आपने थ्रो किया है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचती है, और अगर रिलीज़ कर दिया है तो मानकर चलिए कि वो एक हाइट से अर्थ सरफेस की तरफ फॉल कर रहा है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वो फॉल कर रहा है। चूँकि ये राउंड है पूरा अर्थ, तो कोई भी चीज़ रिलीज़ करेंगे तो वो उसके सेंटर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। चूँकि ये 2 डायमेंशनल फ्लैट फिगर है, तो इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये सेंटर से थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ चला जाएगा, चाहे कहीं से भी रिलीज़ करिए आप अर्थ पर। तो क्या हो गया? आपको s को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ? h के साथ। ये देखिए डिस्टेंस कवर कर रहा था, यहाँ हाइट कवर हो रही है। देयरफॉर s की जगह पर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी अगर आपको लिखना हो तो बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये एक्सेलरेशन के बदले में स्मॉलर a के बदले में स्मॉलर g का यूज़ करना है, और s के बदले में किसका यूज़ करना है? हाइट का। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बदले में हाइट को आपको कंसीडर करना है। देयरफॉर दोबारा से मैं लिख दूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने यूनिफॉर्म या कांस्टेंट ले लिया है, तो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट किसी चीज़ को ऊपर उछालेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस करेगी, घटती जाएगी, और घटेगी इसका मतलब है कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो जब किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है? अर्थ उस ऑब्जेक्ट को ऊपर
जाने नहीं देना चाह रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो उस पर अप्लाई कर रही है और उसके मोशन को स्लो डाउन करती चली जा रही है। तो जब स्लो डाउन करेगी, तो जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे और ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ लग रही है, तो ऊपर फेंकने पर वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जब रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि जब रिटार्डेशन होता है तो आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल कर रही है अपनी तरफ, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होती जा रही है और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन में चेंज हो जा रहा है। तो रिटार्डेशन होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। जब नेगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे तो मैं यहाँ पर फ्रेशली आपको लिख के बता दूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, when object is thrown upward against the gravitational force, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो ये केस क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन का केस हो जाएगा। और रिटार्डेशन को क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ एक्सेलरेशन को जब लिख देते हैं तो वो रिटार्डेशन हो जाता है। तब उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको मॉडिफाई कर देना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस, और ये रिटार्डेशन g माइनस के साथ कितना हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। और सेकेंड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। कितना लिख देंगे आप, ये यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन जब आप लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी के साथ आपको लिखना पड़ेगा चूंकि रिटार्डेशन है, तो 2 माइनस जी एच दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। सो ये तीनों आपको मॉडिफिकेशन करने के बाद ही लिखना है। ये सिंपल केस है मोशन अंडर द ग्रेविटी, जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं। मोशन अंडर द ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। और ये क्या हो गया, when object is thrown upward against the gravitational force। जब रिलीज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, अर्थ उसी डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है इंक्रीज कर जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वो एक्सेलरेशन का केस होगा, रिटार्डेशन का नहीं। तो इस दो चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो g को माइनस g के साथ एक्सचेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो रिटार्डेशन का केस बनता है। अब आप ये जब समझ चुके हैं तो इसकी कुछ बेसिक बातें जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर में जब डील कर रहा था वहाँ पर भी मैंने बताया था, फिर से उसी चीज़ को मोशन अंडर द ग्रेविटी के लिए भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेट्स सी दैट।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मान लीजिए ये अर्थ है और इसके सरफेस के कुछ हाइट ऊपर से ये रिलीज कर दिया गया। तो जब रिलीज किया जाता है इसके केसेस को भी देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है। तो ऐसे में इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि g कांस्टेंट होना चाहिए, पहली शर्त, ठीक है। और दूसरा ये, चूंकि ये रिलीज हुआ है तो अर्थ जिधर खींच रही है, फोर्स लगा रही है, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसी डायरेक्शन में ये फॉल भी कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी जब इंक्रीज कर रही है तो वैसी हालत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, यानी इसे जब भी लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तीसरी बात यह है कि जब किसी हाइट से रिलीज किया गया, आप इतनी ऊंचाई तक लेकर गए हैं, मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक लेकर गए हैं, तो लेकर गए हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे रेस्ट में पकड़ा हुआ है, तब उसको फॉल करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते थे, अभी पहले लिख लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा क्या लिखते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये तीन कंडीशन आपके पास ऑलरेडी है, कब, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो u ज़ीरो, वैसी हालत में इक्वेशन 1 देखिए कन्वर्ट कैसे कर जाएगा, v इज इक्वल टू यू ज़ीरो प्लस जी टी। जी पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पॉजिटिव साइन के साथ आपको लिखना है। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी कैसे निकल जाएगा, v इज इक्वल टू जी टी। अगर आ गया आपका तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या यहाँ से टाइमिंग भी आप पता कर सकते हैं, t इज इक्वल टू वी अपॉन जी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा h इज इक्वल टू u ऑलरेडी ज़ीरो है गिवन, ज़ीरो इंटू टी। इस केस की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है एक सर्टेन हाइट से। तो ये कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये ज़ीरो, देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो ये h निकल जाएगा यहाँ से अगर टाइम दिया हुआ है तो, और चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, कितने के बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर t कितने के बराबर, 2h अपॉन जी के बराबर। सो यहाँ से भी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ देखिए u ज़ीरो, फिर से यहाँ से वी स्क्वायर ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2gh, तो v कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर 2gh के बराबर। देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। और यहाँ से भी अगर h निकालना चाहें तो देख लीजिए h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से इतने सारे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के लिए आप इक्वेशन से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जब, अगर क्या निकालना है, u ज़ीरो है ऑलरेडी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है,
तो आप फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, आप हाइट कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो। कभी हो सकता है फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो और टाइमिंग नहीं दी हुई हो, तो आप हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तब हाइट ऐसे निकाल सकते हैं। मीन्स एक ही सिचुएशन के लिए कई सारे कंडीशन हो सकता है गिवन हो और आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ जाए। अब सेकंड इसी में देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिलीज़ किया गया है पर्टिकुलर हाइट h से, तब का केस है। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि जब आप अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब वो कंडीशन कैसा होगा उसको भी समझ लेते हैं। when object or the body is thrown upward at height h, यानी हाइट h तक जब फेंक दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मान लीजिए फेंका गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, हाइट कितनी h, यहाँ से ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया। जब ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ ऑलवेज खींचेगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट g को ऑलवेज कांस्टेंट रखना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। और ये केस क्या कह रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो g को क्या करना है, आपको नेगेटिव लेना है। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार इस ऑब्जेक्ट पर लगते एक समय के लिए फॉर द गिवन मोमेंट ऑफ टाइम ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कब, जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं किसी हाइट h तक, उस कंडीशन की बात है। तो अर्थ क्या कर रहा है, ऑलवेज इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज डाउनवर्ड लग रहा है, जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है। देयरफॉर रिलीज करते हैं तो रिलीज के साथ फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपने उसको रिलीज किया है, देयरफॉर वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन थ्रो कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो स्लो डाउन होता जा रहा है। ये सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन की जगह पर रिटार्डेशन का यूज़ करते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब लिखेंगे रिटार्डेशन के हिसाब से तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये कंडीशन है, आपको उसके हिसाब से इन इक्वेशंस को इंटरप्रेट कर लेना है। जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो इक्वेशन कैसे चेंज कर जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, देयरफॉर यू कितने के बराबर, जी टी के बराबर। सो इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहें तो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, u डिवाइडेड बाई g। तो दो अलग अलग आपके पास
फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को चेकआउट कीजिए। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का कोई मैटर ही नहीं है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिचुएशन बस आपको पता होना चाहिए। इसको एज इट इज़ रख लीजिए और उसके हिसाब से, चूँकि फाइनल वेलोसिटी का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए, वी स्क्वायर इज़ यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी ज़ीरो है, देयरफॉर जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देयरफॉर यू स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, इधर लेके आ जाएंगे तो 2gh के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर u इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो आप इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हाइट भी बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर कि अगर आपको डिफरेंट सिचुएशन के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है तो आप दिए हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस दोनों टाइप पे, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है या ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है, उस दोनों सिचुएशन पर एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बाकी न्यूमेरिकल फिर न्यूमेरिकल सेक्शन में सबसे लास्ट में देखेंगे। इस क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको अर्थ सरफेस से अपवर्ड फेंका गया है, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसको किधर फेंका जा रहा है, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट रीचेज, कितने हाइट पर पहुंच जाता है, इट रीचेज द हाइट of 45 meters. Then find number one, initial velocity, and second क्या निकालना है, time taken to reach 45 मीटर ऑफ हाइट। तो सिचुएशन क्लियर है आपके पास, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब 45 मीटर पहुंच जाएगी। तो 45 मीटर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी बात कि वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन का केस है, और रिटार्डेशन में हमें क्या लेना है, जी को नेगेटिव लेना है। हाइट दी हुई है और हमें निकालना सबसे पहले क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है u। तो हमें उसी टाइप के इक्वेशन का यूज़ भी करना चाहिए जिसमें रिलेशन हो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और हाइट का। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए क्या क्या गिवन है। v0 गिवन है, g को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, जनरली इसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, लेकिन इस क्वेश्चन को डील करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं लेने जा रहा हूँ। और आपको निकालना क्या है, u निकालना है और h भी गिवन है, वो कितना है 45 मीटर गिवन है। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों लिया है, ऑलरेडी क्लियर है आपके दिमाग में, क्योंकि जब
ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करेंगे, अपवर्ड थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो जी क्या करेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस है। अब ये देखिए यहाँ क्या आ गया, ये तो ऑलरेडी गिवन है 0, देयरफॉर 0 स्क्वायर, यू हमें निकालना ही है, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू जी का वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है, और एच कितना है गिवन है, दैट इज़ 45 मीटर। नाउ इसको उठाकर इधर लाइए, अरेंज कर लीजिए, यू स्क्वायर जब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर यू स्क्वायर, ये 900 को 30 इंटू 30 लिख सकते हैं क्या, 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 बार मीटर है स्क्वायर है और 2 बार सेकेंड स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर लिया। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। सो यू स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, देयरफॉर दोनों स्क्वायर रिमूव कीजिए, 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये कितना आ गया, जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका होगा उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालनी है टाइमिंग। तो टाइमिंग के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी के लिए लिख रहे हैं तो प्लस साइन नहीं होगा, चूँकि ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस GT। ओके, ये ऑलरेडी 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू GT। क्यों 0, सिचुएशन के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू u अपॉन g। u कितना आया है 30 मीटर पर सेकेंड, और g आपने कितना लिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 मीटर ये मीटर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर वाला ये सेकेंड को कैंसिल, और ये 3 टाइम्स, यानी 3 सेकेंड में 45 मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप इनिशियली 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। ओनली 3 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर 3 सेकेंड में ही वहाँ तक पहुँच जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड सिचुएशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज कर दिया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही होगा, सिर्फ सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से 20 मीटर की हाइट से रिलीज कर दिया जाए, कितनी हाइट है 20 मीटर से रिलीज कर दिया जाए, तो आप जानते हैं क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो रिलीज कर दिया जाए तो आपको बताना है कि इसकी जो कि जैसे ही ये अर्थ के सरफेस को हिट करने वाली होगी उस वक्त वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। when any object is released from a height of 20 meter near the earth surface, then find the velocity
of the object just before hitting the earth or ground, hitting the earth और ग्राउंड, दोनों तरह का हो सकता है सिचुएशन दिया हुआ हो, अर्थ हो या ग्राउंड भी वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो क्या करना है, बिफोर हिटिंग द अर्थ आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। याद रखिएगा जब किसी हाइट से आप रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पर उस वक्त वो रेस्ट में, जैसे मेरे हाथ में अभी चौक रेस्ट में है, देयरफॉर ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया और यहाँ पर आपको ये निकालना है। दूसरी बात, एक तो ये कंडीशन हो गया और ये भी हो सकता है दूसरा कंडीशन कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जैसा कि मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में भी यही बात थी, सिर्फ सिचुएशन अलग अलग था और न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है। तो इस केस में पहले तो नोट कर लीजिए क्या क्या है आपके पास। टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स आपने रिलीज किया है, देयरफॉर जी क्या लेना होगा आपको, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का केस है। यू क्या लेना है आपको, ज़ीरो लेना है। इंफॉर्मेशन क्या है, एच दी हुई है 20 मीटर, जी हमें मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, वी निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि जी पॉजिटिव है, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये देखिए ऑलरेडी ज़ीरो है, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रखना चाहते हैं रख लें, रख लेना बेटर होता है ताकि आपकी समझ और अच्छे से बढ़ जाए। 20 मीटर, इज दैट ओके, मल्टीप्लाई कीजिए वी स्क्वायर 20 10 एंड 2 400 दिस मीटर एंड दिस मीटर, मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर। 400 अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहें तो 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के हिसाब से ही कर लीजिए। कितना आ गया आपका, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बिफोर हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v कितना आ गया आपका, v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है और जब हिट करने वाली है ग्राउंड को या अर्थ को उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग निकालना है, टाइमिंग के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, बट आप फिर से कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये ज़ीरो है, देयरफॉर v इज इक्वल टू जी टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू v अपॉन जी। कितना लाया है अभी आपने, 20 मीटर पर सेकेंड और g कितना माना हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैंसिल 2 टाइम्स, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से ये स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया 2 टाइम्स ये 2 सेकेंड आ गया। देयरफॉर t कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये दिया हुआ होगा कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अगर सिचुएशन ऐसा हो तो आपको डिमांड समझ लेना है कि वो फाइनल वेलोसिटी ही पूछ रहा है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, जब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए देख लिया और इन दोनों न्यूमेरिकल को जो अभी मैंने डिस्कस किया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन में अंडर द ग्रेविटी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं जो अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है। रेक्टिलिनियर मोशन में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u और
किसी टाइम t के बाद वेलोसिटी v और इस बीच में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया s। तो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जब आपने इसके लिए लिखे तो ये था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन है और उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या था ये, जब रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लिख रहे हैं तब। एक सिचुएशन क्या आया आपके पास, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, अर्थ सरफेस के नियर, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका और वो अर्थ से h हाइट तक चला गया। तो जब अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ऐसे केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो g निगेटिव लेना पड़ता है, रिटार्डेशन का केस हो जाता है। तो वहाँ पर आपने लिया v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए की जगह पर g को रिप्लेस किया और g क्या है, नियर अर्थ सरफेस कांस्टेंट है। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहीं से निकाल कर आपने ये 3 इक्वेशन लिखा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये अर्थ सरफेस से आपने अपवर्ड फेंका था, यहाँ किसी हाइट h से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, तो ये h हाइट के बाद अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो इस केस में g तो कांस्टेंट रखना ही है आपको, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रही है और ये उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है, जिसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। देयरफॉर यहाँ पर जब उसको मॉडिफाई करके लिखेंगे रेक्टिलिनियर, जो मोशन के लिए आपने इक्वेशंस लिखे थे, तो यहाँ आ जाएगा u प्लस जी टी, वी इज इक्वल टू, दूसरा आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बस मैंने थोड़ा सा रिकैप करा दिया है आपको, सो दैट कि आपके ध्यान में ये बातें रहें। ये अर्थ है। नाउ लेते हैं इस लेक्चर से यहीं पर ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।